दोस्तों नमस्कार। समीर वानखेड़े दिल्ली में है, आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में है। मुंबई के आर्थर रोड जेल से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी या जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू होगी। और जिस वक्त मुंबई हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू होगी, ठीक उसी वक्त दिल्ली से 5 सदस्यीय एनसीबी की जांच टीम अपने ही अधिकारी और उसकी टीम की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचेगी। यानी अपने तरीके का एक अनूठा केस। और इस अनूठे केस का अनूठा सच यह है कि जांच प्रक्रिया में जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है उसे भी इस दौर में नहीं निभाया गया। जांच की परिभाषा कैसे गढ़ी जाए और आरोप कैसे बदल दिए जाएं, यह भी अदालत के भीतर सुनवाई करते करते ही एनसीबी के अधिकारियों और वकीलों ने अपना लिया। एक ऐसा केस इससे पहले एनसीबी के अपने इतिहास में कभी नहीं आया होगा, जब जिस मात्रा में ड्रग्स का जिक्र हो रहा है और जिस तरीके से एनसीबी का एक अपना कानून कहता है कि उसके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी मौजूद है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में उसने गिरफ्तारी और जेल का जो रास्ता अपनाया और उसके जरिए जिन आरोपों को लगाया, वो सारे आरोपों की फेरिस्त आज देखने की जरूरत है। क्योंकि कल से एनसीबी के अधिकारी अपने ही अधिकारी समीर वानखेड़े और उनकी टीम की जांच करेंगे। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने खुले तौर पर जिस पत्र को जाहिर कर दिया, उस पत्र के भीतर जो बातें दर्ज की गई हैं 26 केसेस की, वो 26 केसेस बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि एनसीबी ड्रग्स के रोकथाम के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वह वसूली के लिए काम कर रही है, बल्कि टारगेट बनाने के लिए काम कर रही है। और अगर कोई राज्य सरकार इस दिशा में काम करने लगे तो इसके कई मतलब राजनीतिक तौर पर चाहे निकाले जाए, लेकिन आज हमें लगता है कुछ फैक्ट्स पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि समीर वानखेड़े की जांच अगर उसके अपने सुपीरियर करने की स्थिति में आ गए हैं और दूसरी तरफ आर्यन खान की जमानत बीते 23 दिनों से जिस तरीके से तमाम लटकी परिस्थितियों में बहस मुहाइस में खोती रही गई, उसमें फैक्ट क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो चला है क्योंकि आर्यन खान को लेकर आज जब मुकुल रोहतगी मुंबई हाईकोर्ट में मौजूद थे तो उन्होंने कई सवाल एक के बाद एक खड़ा किए। उन सवालों का मजमून बहुत साफ था कि आर्यन खान ने ना तो ड्रग ली और ना ही उनके पास से ड्रग मिली। फिर भी जो उन पर आरोप लगाए गए वो आरोप उस दिशा में जाते हैं जहां लगता है उन्होंने या तो ड्रग ली या उनसे ड्रग मिली। जो उन पर धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं के तहत अगर ड्रग ली गई तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज देना चाहिए। लेकिन अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में रखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ड्रग्स का मामला नहीं है, कुछ और मसला है। और इसी बात का जिक्र एनसीबी कर रही है कि ड्रग का मामला कहां रहा। वो बार बार जिस दिशा में जाती है वो ड्रग्स की तस्करी और साजिश पे जाती है, वो चैट पर जाती है। तस्करी और साजिश के लिए क्रूज पर छापा मारने की जरूरत नहीं है। चैट को पकड़कर उसको परिभाषित अपने अनुकूल करने के लिए क्रूज पर जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रोटोकॉल का जिक्र कहता है कि जब किसी को अगर ड्रग्स के साथ आप पकड़ते हैं या उस पर यह आरोप लगाते हैं कि हां उसने किसी भी हालत में ड्रग्स कंज्यूम किया है, तो उसकी मेडिकल जांच होती है। लेकिन उसने ड्रग्स नहीं लिया होगा तो एनसीबी वाले कैसे उसकी मेडिकल जांच कराएंगे। तो ना तो खून लिया गया, ना पेशाब लिया गया, ना ही हेयर फॉलिक्स कहते हैं कि उसके नमूनों से भी पता चल जाता है कि दरअसल ड्रग्स लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो ड्रग्स तो लिया नहीं गया, लेकिन धाराएं लगा दी गई ड्रग्स वाली। लेकिन इन परिस्थितियों में आपने मेडिकल जांच भी नहीं की और ये सारी चीजें नहीं की तो आप बेसिक प्रोटोकॉल के ही खिलाफ चले गए। अब जब बेसिक प्रोटोकॉल के आप खिलाफ गए तो जो आपने धाराएं लगी उसमें सिर्फ साजिश और तस्करी का जिक्र करना चाहिए था, उसमें ड्रग्स का जिक्र होना नहीं चाहिए था। और उसको जो बेस बनाया गया वो जब चैट को बनाया गया जो कि व्हाट्सएप पे हो रही थी, और आज जब उसकी तारीख निकल कर आई कि व्हाट्सएप पर जो चैट की जा रही थी उस समय आर्यन खान विदेश में था, तो ये एक नई परिस्थिति आ गई। यानी बेसिक प्रोटोकॉल को जांच के दौर में नहीं लाया गया, नहीं किया गया। ये पहली स्थिति खुलकर बनती है इस दौर में जो चीजें निकल कर आई। दूसरी बड़ी बात थी कि जो पंच जिन्हें बनाया जाता है, अगर उन पंचों में से कोई जांच अधिकारियों पर ही आरोप लगा दे तो उसकी जांच करनी होगी।
एक प्रोटोकॉल की जांच होनी चाहिए, दूसरी अगर पंच ने ही जिसको आपने बनाया कि यह व्यक्ति प्रूफ के तौर पर मौजूद है, उसमें से किसी शख्स ने आरोप लगा दिया कि दरअसल यह पूरी डील हो रही थी, तो उसकी जांच की भी जरूरत है। तीसरी परिस्थिति यह है कि जो लेटर जारी किया गया उस लेटर में इस बात का जिक्र है कि दरअसल एनसीबी पूरे तरीके से जिसे भी फंसाना चाहती रही वो ड्रग्स लेकर जाती थी और वहां पर रख देती थी। एक तीसरी परिस्थिति पहली बार जांच के दायरे में आ रही है, क्या वाकई कोई अलग अलग ड्रग पेडलर्स हैं मुंबई में जो एनसीबी के अधिकारियों को ड्रग्स मुहैया करा देते हैं, उस ड्रग्स को वो कहीं और रख दें और उसको जिसको पकड़ना उसको पकड़ कर ले आए। क्योंकि जो 26 केसेस का जिक्र महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के जरिए जारी किए गए पत्र में लिखा गया है, उस पत्र की अहमियत कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर के साथ एक केस नंबर लिखा गया है, हर के साथ केस नंबर के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखा गया है जिसे पकड़ा गया, हर व्यक्ति के साथ उसने क्या बातें कही इसका भी जिक्र किया गया है। क्या इनकी जांच भी अब शुरुआती हो जाएगी? और ये सारी चीजें 2021 के दौर की है। और एनसीबी का एक अपना सच हम आपको बतलाएं तो एनसीबी की वेबसाइट पर जब आप जाइएगा तो ड्रग जो पकड़े जाते हैं उसकी तमाम चीजों का वो जिक्र करते हैं कि हमने ये उपलब्धियां की, हमने ये चीजें इस रूप में पकड़ी हैं। लेकिन आपको उस फहरिस्त में 2019 के मार्च के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कोई बड़ी उपलब्धि एनसीबी या तो नहीं कर पाई, इस दौर में पकड़ नहीं पाई, या फिर उसे फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी वेबसाइट पर भी डाल पाती। तो मार्च 2019 के बाद ऐसा नहीं है कि वेबसाइट नहीं देखी गई है, क्योंकि उसके बाद की प्रेस विज्ञप्तियां, उस दौर के अधिकारियों के भाषण सभी कुछ दर्ज है। लेकिन ड्रग्स जिसकी वजह से एनसीबी इस देश में बनाई गई, उसी की जांच प्रक्रिया की जानकारी आपके पास नहीं आएगी। और वह भी जो मार्च तक की आती है उसमें मुंबई बड़ा शिथिल लगता है। उसकी जानकारी हमने जो कुछ निकाली वो इसलिए हैरत अंगेज है क्योंकि एनसीबी ने बताया कि मार्च 2019 में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट से 1 किलो 18 ग्राम कोकीन उन्होंने एक ब्राजीलियन के जरिए, जिसका नाम रेबेका था, वो 20 साल की महिला थी, उससे उन्होंने पकड़ा था। ये एक केस, जबकि पूरे केस 62 केस पूरे देश भर में हुए थे। हम एक रेफरेंस बतला रहे हैं एनसीबी की मौजूदा स्थिति पर क्यों जांच की जरूरत आन पड़ी। और कल जब 5 सदस्यीय टीम वानखेड़े की पूरी टीम से पूछताछ करने की स्थिति में आ गई है, तो इसका मतलब है कि एनसीबी अपनी साख को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है। और वो नहीं चाहता है कि देश के भीतर में यह बात आ जाए कि एनसीबी ड्रग पेडलर से ड्रग लेकर, जिन्हें टारगेट करना है उधर ड्रग रखकर उनको कटघरे में लेकर कोई वसूली कर रहा है या फिर कोई जेल में डाल दे रहा है। उसकी पूरी फहरिस्त हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजें फरवरी के महीने में 45 जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में एनसीबी ने ड्रग्स को पकड़ा। उसमें 7 फरवरी को 990 ग्राम, ये एक साउथ अफ्रीका के थे, इनसे पकड़ में आया एफ्राडीन, जो 50 साल के थे। इनका नाम सेंड्रा डिसिल्वा था। एक ही जिक्र हुआ है। जनवरी के महीने में 53 जगहों से देश के अलग अलग हिस्सों में एनसीबी ने ड्रग पकड़ा, जो एनसीबी की वेबसाइट पर है। लेकिन मुंबई में एक जगह भी नहीं पकड़ पाया। यहीं से बात शुरू होती है जिसका जिक्र आज मुकुल रोहतगी ने अदालत के भीतर कहा। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं, कानून की धारा चाहे वो 8C हो, चाहे 20B हो, चाहे 35 हो, इसमें जो जिक्र हो रहा है उससे लग रहा है कि ड्रग्स लिए गए हैं, कंज्यूम किए गए हैं। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि अरबाज के जूतों में से ड्रग्स मिला, जो कि दोस्त है। दोस्त होना और नौकर होना एक अलग चीज होती है, यानी वो आदेश को माने। वो दोस्त है तो, और दोस्त का परिचय भी एक साथ नहीं दिया गया। कहा गया कि दोनों को इनवाइट किया था किसी तीसरे गाबा नाम के शख्स ने। उसके जूतों से मिला, उसको इससे जोड़ दिया गया। इसकी चैट को किसी तीसरे अन्य पांडे से जोड़ दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में जो आप कर रहे हैं, ये तो आप बरसों बरस तक रोज इसी तरीके से अदालत में जिरह कर सकते हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और जबकि कानून कहता है कि जितनी मात्रा में एनसीबी ड्रग्स को दिखला रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 1 साल की होगी या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपको भेजना होगा। तो आप इस पूरे के पूरे आर्गुमेंट से उसको अलग ले जाना होगा क्योंकि वो रिहैबिलिटेशन में चला गया। उसमें एनसीबी का अपना कानून यह भी कहता है कि आपको
जो आरोपी है उसको मानना पड़ेगा कि वो कंज्यूम करता है, लेकिन यहां ना तो आरोपी मान रहा है ना एनसीबी प्रूफ कर पा रही है। उल्टे वो चीजों को ले गई, ड्रग्स की तस्करी और साजिश की परिस्थितियों को लेकर चली गई, यानी धाराएं ड्रग्स के कब्जे वाली इस्तेमाल की और आरोप लगा दिया गया साजिश और तस्करी के मद्देनजर। यह एक नेटवर्किंग की नई परिस्थिति थी। बहरहाल इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचनामा के वक्त जो लोग मौजूद थे उसमें किरण गोसावी जो कि उसके जो बॉडीगार्ड हैं वो जो पलट गए, और किरण गोसावी जो है इस पर जो केस अपना चल रहा है वो कैसे मौजूद हो सकता है जो खुद अपराधी है। यानी 29 मई 2018 को किरण गोसावी के खिलाफ पुणे पुलिस ने एक चार्जशीट भी दाखिल की। उसको बोला भी उस शख्स ने एक व्यक्ति को मलेशिया भेजा था, उस मलेशिया भेजने के दौरान उसके साथ जो मेडिकल एस्पेक्ट था वो नहीं था, उसको वहां पर उसने बचाया, क्या किया, कुल मिला के ये दूसरे देश के साथ यहां से किसी भेजे गए शख्स को, अगर किरण गोसावी जैसा शख्स आरोपी है और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और उसको फरार घोषित किया जा चुका है, वो लुकआउट में है, तो वो लुकआउट की परिस्थितियों में नजर आ रहा है एनसीबी के अधिकारियों के साथ। तीसरी बात यहीं से शुरू होती है, एनसीबी के जो अधिकारी हैं जोनल डायरेक्टर, वो आईपीएस नहीं है, वो पुलिस अधिकारी नहीं है, वो आईआरएस है। आईआरएस की पूरी ट्रेनिंग आईपीएस वाली नहीं होती है, तो कब किसे कैसे गिरफ्तार करना है, लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है कि उस पद पे वो अधिकार मिल जाता है। तो जिस पद पे जो अधिकार मिल जाता है उस अधिकार को किस रूप में इंप्लीमेंट करना है, क्या इस दौर में जांच की प्रक्रिया में वह चीजें भी गायब हो गई, क्योंकि बेसिक प्रोटोकॉल तक नहीं किया गया। जो मेडिकल जांच की बात थी वह भी आपने नहीं की। ड्रग्स लिया है, आरोप लगा रहे हैं ड्रग्स लिया है लेकिन पेशाब की जांच नहीं हो रही है, कह रहे हैं कंज्यूम किया है लेकिन ब्लड नहीं ले रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां एक साथ निकल कर आती है। क्या वाकई एनसीबी के भीतर कोई ऐसा केस इससे पहले आया था? अब यहां पर दूसरी बात शुरू होती है, जो 5 पॉइंट्स पर जांच होने वाली है वह पूरी टीम की जांच होने वाली है, जो टीम क्रूज पर गई थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रूज पर जो पूरी टीम, जो कॉर्डिला क्रूज था, उसमें जो टीम थी उसमें समीर वानखेड़े थे, उसमें सुप्रिटेंडेंट विश्वविजय सिंह थे, उसमें आईओ आशीष रंजन, किरण बाबू, विश्वनाथ तिवारी थे, उसमें जेआईओ सुधाकर शिंदे थे, उसमें ओटीसी कदम थे, उसमें सिपाही के तौर पर रेड्डी थे, पीओ मोरे थे, पीडी मोरे थे, विष्णु मीना थे, यूडीसी सूरज थे। इस पूरे जांच में ड्राइवर विजय थे और अनिल माने थे। वानखेड़े के सचिव शरद कुमार भी मौजूद थे। यानी कुल मिला के देखिए तो 14-15 लोगों की यह टीम थी, और ये 5 लोगों की टीम जो दिल्ली से रवाना अब कल सुबह होगी और मुंबई पहुंचेगी, इस पूरे 15 लोगों से उन्हें इससे पूछताछ करनी है। इस पूछताछ का दूसरा हिस्सा यह है कि जो पत्र महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने जारी किया वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 26 केसों का जिक्र किया गया है उसमें जो लिखा गया है, उस लिखने का मतलब है कि एनसीबी टारगेट पे चीजों को लेती थी। उसमें 3 ही बातों का बहुत साफ तौर पर जिक्र है। एक, एमडी यानी मेडाफोन जो होता है उसको कहीं पर रख दीजिए और उसको पकड़ लीजिए, ये इस 26 केस में खुलकर निकलता है। दूसरा, हीरोइन और कोकीन को किसी रूप में दिखा दिया जाता है कि ये इसके यहां से जब्त किया गया तो आप ले लेते हैं। जिसके यहां छापा मारा जाता है उसके यहां जो जब्त रकम भी मिलती है उस रकम को भी कम दिखाया जाता है, बाकी रकम आपस में बांट ली जाती है। यह एनसीबी के अधिकारियों पर आरोप इस पत्र में लगाया गया है। चौथा है कि जो खांसी की एक सिरप होती है कोडिन, उसकी भी 2 कैरेट को किस रूप में रखा गया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जहां पर रखा गया उस आरोपी की बहन ने कर लिया, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया और माना गया कि नहीं, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। यह इन 26 केसों में जिक्र है जिसकी अब जांच की शुरुआत होगी, जो एनसीबी की अपनी टीम विजिलेंस की जाने वाली है। दूसरा, एक केस में निकल कर आया कि डेबिट कार्ड को लेकर पैसा तक निकाल लिया गया। जब एक केस में, यह केस नंबर 88/2021 है, इसमें जिस आरोपी को पकड़ा गया उसका गुजरात में कोई बैंक में अकाउंट था, वहां से 40,000 रुपए निकाल लिया गया। अब सवाल यह था कि उस शख्स का कहना था कि मैं तो आपके जेल में और मेरा डेबिट कार्ड से आप निकाल रहे हो मुंबई में, मैं मुंबई, मेरे घर वाला कोई निकाल नहीं रहा, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इस जांच को भी खारिज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में जो नाम निकल कर आया उसमें सुप्रिटेंडेंट विश्वविजय सिंह, आईओ आशीष रंजन, सिपाही विष्णु मीना और सिपाही रेड्डी, इन 4 की भूमिका इस 26 केसेस में खुले तौर पर नजर आती है। इसमें हर जगह पर कमोवेश हर के नामों का जिक्र है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो जितने नाम का जिक्र किया गया है, संयोग कहिए या इसके पीछे जो वजह कहिए, उसमें 3 नाइजीरिया के हैं।
नाइजीरिया का मतलब बहुत साफ तौर पर होता है, जब आप किसी नाइजीरियन को पकड़ते हैं तो कोई उस पर जिरह नहीं होती है। मान लिया जाता है कि नाइजीरियन दिल्ली में भी बड़ी तादाद में पकड़ाए जो कि ड्रग्स के साथ पकड़ में आए। 3 नाइजीरिया के साथ जुड़ा हुआ केस है। एक को खार घर में घेरा गया, एक को मानखुर्द में पकड़ा गया और एक चिकी पीडर नाम का शख्स है जो नाइजीरियन है। 3 अलग अलग केस हैं। केस का नंबर एक का 31/2021 है, एक का 77 है, एक का 80 है। लेकिन बाकी तमाम केसों में 21 मुस्लिम भी हैं। यानी 21 और 3 24 केस ऐसे हैं जिसमें 21 मुस्लिम हैं, 3 नाइजीरियन हैं। मुस्लिमों को लेकर कोई सवाल नहीं होगा, यह मानकर चला जा रहा है। और यह मानकर चला गया क्या? क्योंकि उस लेटर में इस बात का जिक्र है। इसके अलावे जो बाकी 2 केस है, एक क्रूज का केस का जिक्र है और एक सुशांत सिंह के दौर के केस का जिक्र है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस साख का जिक्र लगातार हो रहा है उसमें इस बात का जो पहले केस का जिक्र किया गया है वो केस नंबर 16/2020 है। यह केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस केस के भीतर में जो करण अरोड़ा, जैद वित्रा और अब्बास लखानी जिनसे गांजा मिला था, उस समय सुप्रिटेंडेंट विजय सिंह नहीं थे जो इस वक्त हैं। उस समय दिनेश चौहान हुआ करते थे। और उसी समय जब यह केस दर्ज किया गया था, उसी समय समीर वानखेड़े को डीआरआई से यहां लाया गया था। और याद कीजिए, सुशांत सिंह केस में जो एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी में ही इनको सामने लाकर रखा गया, डीआरआई से इनको लेकर आया गया। डीआरआई की महत्ता इस बात से भी समझ लीजिए कि डीआरआई ने ही अपने तौर पर मुंद्रा पोर्ट में 3000 केजी जो आ रहा है हीरोइन, उसको पकड़ने जिसकी कीमत 21,000 करोड़ की है, डीआरआई नहीं किया था। वो मामला एनआईए को दे दिया गया और एनआईए क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है। लेकिन बहरहाल यह एक पूरी प्रक्रिया है जो एनसीबी को अपनी साख बचाने के लिए जांच करके उस रिपोर्ट को सबके सामने इसलिए लाने की जरूरत है क्योंकि आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के जरिए निकला है। और वो लेटर का जिक्र बार बार हो रहा है कि एनसीबी के एक अधिकारी ने अपना नाम छुपाकर वो लेटर भेजा है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में जैसे ही आप अदालत में आते हैं और हाईकोर्ट के सामने ये पूरा मामला निकल कर आता है तो उसमें अगला सवाल होता है, क्या वाकई ऐसे केस में किसी को जमानत दी जा सकती है? ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जमानत के सिलसिले को लेकर इससे पहले जो कई केसेस हैं उसका जिक्र भी आज अदालत में हुआ। और यह अदालत में जिक्र करने के दौरान हमें लगता है एक डॉक्यूमेंट का जिक्र आपके साथ और करना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ही यानी बीते गुरुवार के दिन ही एक फैसला दिया। जो जस्टिस नारिमन है उन्होंने एक फैसला दिया जिसमें इस बात का जिक्र था कि कर्नाटक पुलिस ने एक अभिनेत्री को पकड़ा था। वो अभिनेत्री कर्नाटक फिल्मों में काम करती है, वो ड्रग सप्लाई करती थी अलग अलग जगहों पर जो पार्टीज होती है और जहां पर इवेंट होता है। उसके बाद वहां पर हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत ये कहकर दे दी कि इस तरीके से जब तक आप चीज़ों को प्रूफ नहीं करेंगे, आप सिर्फ साजिश और उस प्रक्रिया में ले आएंगे। यानी सेम मामला जो मौजूदा वक्त में यहां पर नजर आ रहा है कि आपके संबंध हैं, आप साजिश में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उनको जमानत दे दी। इसका जिक्र भी आज मुंबई हाई कोर्ट में जरूर हुआ। लेकिन दोबारा लौट चलिए उस परिस्थिति में जो खास तौर पर मुंबई के इस केस से जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि मुंबई के भीतर में जितने भी क्रूज पर जो लोग पहुंचे थे उसमें जिन लोगों का हमने आपसे जिक्र किया उसमें इस बात का जिक्र है कि पंचनामा क्रूज पर नहीं एनसीबी के दफ्तर में लिखा गया। यानी सामान्य तौर पे जहाँ पे चीज़ें जब्त होती है वहीं पर एक पंचनामा बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं लिखा गया, वह ऑफिस में लाकर लिखा गया। ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट विजय सिंह की मौजूदगी में था, वह क्रूज पर भी हालांकि थे। और जो लोग इस कॉर्डिला क्रूज जो था वहाँ पर जो आईओ मौजूद थे उसमें 3 आईओ मौजूद थे, आशीष रंजन, किरण बाबू और विश्वनाथ तिवारी। सुधाकर शिंदे जो थे ये जीआईओ है। ओटीसी कदम मौजूद थे, सिपाही 3 मौजूद थे, रेड्डी, पीडे मोरे और विष्णु मीना। अब इनके जरिए जो चीज निकल कर आ रही है कि इसमें केपी गोसावी और मनीष भानुशाली जो संपर्क में समीर वानखेड़े के आए, इन्होंने ही ये बताया था कि दरअसल आप उस क्रूज पे छापा मारिए और इनकी मौजूदगी इसलिए थी। और ये दोनों कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी डील हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों शख्स जो मनीष भानुशाली और केपी गोसावी हैं, क्या ये दोनों
कि पीछे कोई था जिसने बताया था कि आप एनसीबी को डाइवर्ट कीजिए, या फिर उनको निर्देश था कि इनकी बात आप मानिए और आप क्रूज पर पहुंच जाइए। और फिर जिन बातों का जिक्र लेटर में किया गया उसमें कहा गया है कि बकायदा जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर अनिल माने था और जो समीर के निजी सचिव शरद कुमार थे, ड्रग लेकर वह क्रूज पर गए थे। ये सारी चीजें उलझा रही है, यानी अपने तरीके का एक अनूठा केस है जिसके भीतर में जो चीजें पकड़ में आती है उसके हिसाब से ये जेल नहीं दी जा सकती है। जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप के दायरे में कोई सबूत नहीं है। जिन आरोपों को लेकर एनसीबी बहस कर रही है वो आरोप आपने शब्दशः धाराओं के तहत नहीं लगाए हैं। जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो सबूत भारत की जमीन पर चैट नहीं हुआ, वो विदेश की जमीन पर मौजूद था। और ये सारी परिस्थितियों के बीच में एक ऐसी बहस एनसीबी के अपने भीतर खड़ी हो गई है जहां पर एनसीबी की अपनी टीम अपने ही अधिकारी की जांच करने की दिशा में आकर खड़ी हो गई। आखिरी बात जो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस पत्र के भीतर में जिनका नाम है और जिनसे पैसा वसूला गया और जिनको जेल में रखा गया, कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया, उसमें सबसे पहला केस जो था उसमें यही निकल कर आया कि दरअसल जिस समय इससे पहले के जो सुपरिटेंडेंट थे जिनको हटा दिया गया उन पर यह दबाव था, क्योंकि शुरुआती दौर में राकेश अस्थाना थे डीजी एनसीबी के, और सुशांत सिंह को लेकर जो एसआईटी बनी उसमें एसआईटी प्रभारी के तौर पर कमलप्रीत सिंह मल्होत्रा को लाया गया और डीआरआई में समीर वानखेड़े थे, उनको वहां से आउट ऑफ वे जाकर उनको वहां से लाया गया। टारगेट उसके बाद तीन ही चीज़ों को दिया गया, क्योंकि सुशांत सिंह केस के दायरे में जब दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, स्कूलप्रीत सिंह, सारा अली, भारती सिंह ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आजकल उससे कोई पूछताछ नहीं करता है। हर्ष लिमचिया, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल, ये सारे नाम जब एक के बाद एक आते चले गए तो उसमें यह भी एक नई परिस्थिति निकल कर आई कि क्या वाकई इनके जरिए कुछ नहीं निकला लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। तो 3 सॉफ्ट टारगेट 2020 और 2021 में, खासतौर से 2021 में जो बनाया गया उसमें नाइजीरियन है, उसमें बॉलीवुड है और उसमें मुस्लिम है। बॉलीवुड इज्जत नहीं चली जाए सॉफ्ट टारगेट है, मुस्लिम इस दौर में कोई पूछने वाला नहीं है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, नाइजीरियन मानकर चलते हैं कि वह ड्रग्स के साथ जुड़ा होगा, इसीलिए एक के बाद एक केस बनाए गए। हमें लगता है कि कुछ नामों को आखिर में पढ़ना चाहिए। जो 26 केसेस में नाम है उसमें समीर खान, मोहम्मद बिलाल, अमजद असल शेख, शहबाद बटला, नाजिया शेख, अब्दुल कादिर, इमरान, अंसारी समरुद्दीन, चिकुड़ी पीटर, ये नाइजीरियन नाम है, अब्दुल गफ्फार कुरैशी, शोपन हैदर खान, सरफराज कुरैशी, समीर सुलेमान, सिकंदर हुसैन सज्जाद, एहसान सज्जाद खान, सोहेल शेख, फहद सलीम कुरैशी, मोहम्मद आशीष शेख, समीर मुख्तार शायद। ये सारी चीज़ें इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आज एनसीबी के दफ्तर के बाहर बजरंग हिंदू सेना के लोगों ने पोस्टर लगा दिया और कहा कि समीर वानखेड़े सही काम कर रहे हैं और वो अपनी जांच करें, ईमानदारी के साथ जांच कर रहे हैं। यानी ध्यान देखिए, एक तरफ हम आपके सामने मुस्लिमों का नाम पढ़ रहे थे जो 26 केसेस में जिक्र है, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े के पक्ष में हिंदू संगठन खड़े हैं। ड्रग्स कहाँ है? इस देश के भीतर में ड्रग्स की आवाजाही इस दौर में बढ़ती चली गई है, हर कोई जानता है, क्योंकि केस दर केस जब हम 2014 से के जनवरी से लेकर 2019 के मार्च तक जो एनसीबी ने अपनी वेबसाइट पर जो जब्त किए हुए माल है उसकी पूरी लिस्ट लगा रखी है, तो 2014 के जनवरी से ही मार्च 2019 तक हम देखते हैं तो नंबर ऑफ छापे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ जब्ती बढ़ती है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, लेकिन इस दौर में कन्विक्शन रेट आपको कम नजर आता है। वसूली हो रही है नहीं हो रही है एक अलग मसला है, लेकिन सवाल है इस पूरी प्रक्रिया को क्या हिंदू मुस्लिम के नज़रिए में ठेला जा रहा है और उसकी सियासत इस रूप में साधी जा रही है कि बीजेपी अपने तौर पर कह रही है कि दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ड्रगिस्टों के साथ है, जो ड्रग लेते हैं उनके साथ है, और ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ की जो 18 करोड़ की वसूली थी उसमें 8 करोड़ तो समीर वानखेड़े के पास जाते, बाकी 10 करोड़ लगता है बीजेपी के पार्टी फंड में जाने वाला था क्या, इसलिए वो उनके पक्ष में खड़ी है। क्या स्थिति है? अदालत को गौर करना चाहिए इन तमाम परिस्थितियों पर और शायद
एक ऐसा फैसला भी देना चाहिए जिसके जरिए ये बात निकल कर आए कि राजनीति और सांप्रदायिकता के जरिए राजनीति के एस्पेक्ट इस देश में कम से कम कानून के दायरे में नहीं होने चाहिए, जो लगातार हो रहे हैं। जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स पर रहना चाहिए। और एनसीबी अगर बेसिक प्रोटोकॉल ये नहीं जानती है कि कंज्यूम अगर ड्रग किया गया है तो उसके बाद मेडिकल जांच होनी चाहिए, और वह भी नहीं करा रही है, और तब उस अधिकारी को हम क्या कहें जो अधिकारी आईआरएस है, डीआरआई से यहां पर आया है और आईपीएस के तमाम एस्पेक्ट को जी रहा है, लेकिन वह एक मेडिकल जांच तक नहीं करा पाया। उस दौर में मुंबई के अस्पताल बंद थे या कर्फ्यू लगा था, शहर में ऐसा भी नहीं है। बेसिक प्रोटोकॉल ही गायब है पूरी प्रक्रिया को लेकर। बहरहाल कल इस पे बातचीत होगी, देखा जाए क्या होता है। लेकिन कल सुबह से जांच शुरू एनसीबी की अपने अधिकारियों के खिलाफ, और कल सुबह से जमानत को लेकर बहस भी शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।